नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित। आपका स्वागत है मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। 7 जून 2019 को देर रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक महिला द्वारा कॉल की गई। हेल्प मी, किसी ने मेरे पति का गला काट दिया है। कॉल अटेंड करने वाले पुलिसकर्मी ने बदहवास महिला से नाम पता पूछा, जो उसने बता भी दिया। फ़ोन करने वाली महिला का नाम मंजू सैनी था। वह साउथ एवेन्यू स्थित सांसद आवास के पीछे बने क्वार्टर नंबर 152 में अपने परिवार के साथ रहती थी। साउथ एवेन्यू नई दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है। इस क्षेत्र में या तो सांसदों के शासकीय आवास हैं या उनमें काम करने वालों के सर्वेंट क्वार्टर। वीवीआईपी क्षेत्र में हत्या की वारदात होना वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल था, जो इलाकाई पुलिस को कटघरे में खड़ा करता था। कंट्रोल रूम ने वह सूचना क्षेत्रीय थाना साउथ एवेन्यू को दी। उन दिनों एसएचओ सुहेब फारूकी अवकाश पर थे, अतः थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर एटी सिकंदर राय के हाथ में था। सूचना पाते ही आवश्यक बल लेकर वह अविलंब घटनास्थल पर पहुंच गए। आधी रात होने के बावजूद सर्वेंट क्वार्टर नंबर 152 के बाहर आसपास रहने वालों का भारी हुजूम जमा था। पुलिस को सूचना देने वाली अंजू दहाड़े मारकर विलाप कर रही थी। पुलिस ने क्वार्टर में प्रवेश किया। एक कमरा सामने था, दूसरा पीछे वाला। आगे वाला कमरा ड्राइंग रूम कम बेडरूम के तौर पर उपयोग में लाया जाता था। पिछले कमरे में रसोई थी और उसे भी बेडरूम का सेप दिया गया था। आगे वाले कमरे में बेड पर लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति खून से सना पड़ा था। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह मकान का मालिक सुरेश कुमार सैनी था। सुरेश का जितना गला कटा हुआ था, उससे अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वह मर चुका होगा, मगर इस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता था कि शायद उसमें जान बाकी हो। अतः सिकंदर राय ने डॉक्टरी जांच के लिए सुरेश को पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भिजवा दिया। कुछ पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से सुरेश को अस्पताल ले गए। इसके बाद राय ने तहकीकात आगे बढ़ाई तो सैनी परिवार की बाबत सरसरी जानकारी मिल गई। 54 वर्षीय सुरेश कुमार सैनी सर्वेंट क्वार्टर नंबर 152 में रहता था। पहले वह एक सांसद की कार चलाता था। बाद में नौकरी छोड़कर वह सट्टे की खाई बाड़ी करने लगा था। सुरेश के परिवार में पत्नी 34 वर्षीय अंजू तथा 3 संतानें थीं। 2 बेटियां तथा 1 बेटा था। पारिवारिक जानकारी लेने के बाद राय ने अंजू से पूछा, घटना के समय तुम कहाँ थी? मैं अपने तीनों बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों को आइसक्रीम खिलाने 3 मूर्ति चौक ले गई थी। राय को पता था कि 3 मूर्ति चौक के पास अनेक लोग देर रात तक आइसक्रीम बेचते हैं। उन्होंने अगला सवाल किया, जिस वक्त तुम बच्चों को लेकर 3 मूर्ति चौक गई, सुरेश घर में था? जी सर। अंजू ने सिसकते हुए बताया, मेरा घरवाला अव्वल दर्जे का पियक्कड़ है। शाम होते ही पीना शुरू कर देता है। कल भी शराब के नशे में धुत होकर सो गया था। यानी तुम सुरेश को सोता छोड़कर बच्चों के साथ 3 मूर्ति चौक गई थी? जी सर। क्वार्टर का दरवाज़ा खुला छोड़कर गई थी? नहीं सर, उड़का गई थी। अंजू ने झट से जवाब दिया, देर रात तक यहाँ चहल पहल रहती है, पुलिस की गश्त भी चलती है। पति अंदर सो रहा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगाना उचित नहीं समझा था। 12 बजने में कुछ देर पहले मैं घर लौटी। पड़ोस के बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद मैं अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर भीतर गई तो घर वाले का गला कटा देखा। अंजू की आंखें पुनः बरसने लगीं। पड़ोसियों के कहने पर मैंने ही 100 नंबर पर फ़ोन किया था। सिकंदर राय अंजू से तहकीकात कर रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी का फ़ोन आया। सर, डॉक्टर ने चेकअप करते ही सुरेश को डेड डिक्लेयर कर दिया। राय ने यह बात अंजू को बताई तो पुनः जोर जोर से वह विलाप करने लगी। सुरेश की मौत की सूचना कंट्रोल रूम से उच्च अधिकारियों को भी मिल गई थी। वे भी फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच के साथ मौके पर पहुंच गए।
सभी ने क्वार्टर नंबर 152 की सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। घर का सारा सामान अपने स्थान पर था। चोरी या लूटपाट का वहाँ कोई निशान नहीं था। इसका सीधा अर्थ यह था कि हत्यारे का एक सूत्रीय उद्देश्य सुरेश की हत्या करना था। मौका पाकर हत्यारा घर में आया, नशे में धुत पड़े सुरेश का गला काटा और चला गया। मौके पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस को नहीं मिला। घटनास्थल पर कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस टीम राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तत्पश्चात अंजू के बयान के आधार पर थाना साउथ एवेन्यू में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस केस के आईओ नियुक्त किए गए इंस्पेक्टर गणेश कुमार। 8 जून का पूरा दिन लाश का पोस्टमार्टम कराने, शव परिजनों को सौंपने तथा अंत्येष्टि कराने में बीत गया। विवेचना संबंधी कार्य उस दिन नहीं हुआ। 9 जून को गणेश कुमार अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार तथा आसपास के लोगों से तहकीकात करने साउथ एवेन्यू सर्वेंट क्वार्टर्स में पहुंचे। इस क्रम में गणेश कुमार को एक व्यक्ति मिला। उसने जो बताया उससे पुलिस को जांच की एक दिशा मिल गई। उस व्यक्ति के अनुसार रात 11:15 बजे वह कहीं से अपने घर लौट रहा था। तभी उसने 2 नवयुवकों को सुरेश के क्वार्टर से निकलकर जाते देखा। हाव भाव से वे लड़के घबराए हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने गणेश कुमार को यह भी बताया कि लड़कों को उसने पहले कभी नहीं देखा, मगर दोनों के चेहरे उसे याद हैं। दोबारा देखने पर वह उन्हें पहचान लेगा। सूत्र मिला तो गणेश कुमार ने सांसद आवासों तथा साउथ एवेन्यू को घटनास्थल से जोड़ने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना शुरू कर दिया। गणेश कुमार ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली और उनमें रिकॉर्ड हुए संदिग्धों के चेहरे उस व्यक्ति को दिखाए। उस व्यक्ति ने साफ मना किया कि घटना वाली रात उसने जिन 2 नवयुवकों को सुरेश सैनी के घर से निकलते देखा था वे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड थे। घटना को 3 दिन बीत गए पर पुलिस को कोई सूत्र नहीं मिला। इसलिए उच्च अधिकारियों ने इस मामले को अतिरिक्त गंभीरता से लिया। तब तक थाना प्रभारी सुहेब फारूकी अवकाश से लौट आए थे। इसके बाद एक साधारण व्यक्ति की हत्या की जांच के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी टीम बनाई गई। किसी भी ब्लाइंड मर्डर का उद्देश्य और कड़ियाँ मृतक के अतीत से जुड़ा होता है। अपराध शास्त्र के इसी सिद्धांत के हिसाब से जांच टीम ने छोटी से छोटी सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी। जांच पड़ताल के नतीजे में मालूम हुआ कि कुछ वर्ष पूर्व तक सुरेश एक सांसद का ड्राइवर था। किन्हीं कारणों बस नौकरी छोड़कर वह सट्टे की खाई बाड़ी करने लगा। इसी कारण देर रात तक उसके घर पर सटोरियों का आना जाना लगा रहता था। घर में शराब के दौर भी चलते थे। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोचा कि हो सकता है पैसों का लेन देन तथा शराब का नशा सुरेश की हत्या का कारण बना हो। जांच टीम ने अंजू तथा पड़ोसियों से पूछताछ करके घर आने जाने वाले सटोरियों व सुरेश के हम प्याला दोस्तों की लिस्ट बनाई। उन सभी को थाने बुलाकर पूछताछ की, परंतु नतीजा शून्य रहा। जांच दल ने अंजू व सुरेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर उसकी भी जांच की, मगर इससे भी जांच किसी परिणाम पर नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर सुहेब फारूकी परेशान थे कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा है। हर पल उनके मस्तिष्क पर यही केस तारी रहता था। एक दिन सुहेब फारूकी सुरेश मर्डर केस के विभिन्न संभावित पहलुओं पर विचार कर रहे थे। सहसा उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। मृतक सुरेश 54 वर्ष का था। आयु की मार तथा अत्यधिक नशा करने से वह बूढ़ा सा हो गया था। इसके विपरीत अंजू की आयु मात्र 34 वर्ष थी। वह जवान तथा आकर्षक थी। सुहेब फारूकी ने हिसाब लगाया तो साफ हुआ कि सैनी दंपति की आयु में 20 वर्ष का अंतर था। इतने वर्षों का अंतर बहुत मायने रखता है। प्रौढ़ पति से युवा पत्नी को तृप्ति नहीं मिलती तो वह पतित हो जाती है। परिणाम स्वरूप घर में पहले कलेश होता है और फिर पत्नी और प्रेमी की साजिश से बेदम पति की हत्या तक हो जाती है। सुहेब फारूकी ने सोचा मुमकिन है सुरेश और अंजू के एज फैक्टर ने ही कोई गुल खिलाया हो। उक्त विचार के तहत सुहेब
फारूकी ने अपनी टीम के साथ सुरेश व अंजू की कुंडलियां खंगालना शुरू कर दिया। थोड़ा श्रम एवं समय लगा, दौड़ धूप करना पड़ा, पर बहुत सारी जानकारियां मिल गईं। सुरेश आदर्श नगर दिल्ली की झुग्गी बस्ती का रहने वाला था। वह शुरू से नशेड़ी व अय्याश था, पर कुशल वाहन चालक था। डीएल भी बनवाया हुआ था, मगर एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान सुरेश की भेंट अंजू से हुई। अंजू बुराड़ी की रहने वाली थी, वह शादीशुदा थी। अंजू का पति निकम्मा एवं नकारा था, उससे मारपीट भी करता था। इसलिए शादी के कुछ महीने बाद अंजू ने उसे छोड़ दिया था और मायके में रहने लगी। शादीशुदा विधवा प्रत्यक्ष अथवा पति को छोड़कर आई हुई युवतियां मायके पर बोझ होती हैं। अंजू भी बोझ समझी गई तो उसने एक फैक्ट्री में लेबर की नौकरी कर ली। उसी फैक्ट्री में अंजू की भेंट सुरेश से हुई। औपचारिक परिचय पहले दोस्ती में बदला, फिर सुरेश अंजू पर डोरे डालने लगा। कुछ महीने से ही अंजू पति के साथ रहकर आई थी। दाम्पत्य जीवन का उसका अनुभव भले ही कड़वा रहा था, मगर सेक्स का अनुभव अत्यधिक मधुर रहा था। अंजू की देह को पुरुष संसर्ग की आदत पड़ गई थी और संसर्ग से मिलने वाले रोमांचक सुख उसे पथभ्रष्ट होने को उकसा रहा था। यही कारण था कि अंजू ने सुरेश को अपनी ओर आसक्त देखा तो वह भी उस पर मादक नयनों के बाण चलाने लगी। अंजू व सुरेश की वह आसक्ति आत्मिक प्रेम नहीं, दैहिक आकर्षण था। सुरेश कम उम्र तथा सुंदर अंजू को भोगना चाहता था, तो अंजू भी उससे देह सुख पाने की अभिलाषी थी। इसलिए उसने अपनी और सुरेश की आयु का भारी अंतर को भी नज़रअंदाज कर दिया। दोनों के अपने अपने भौतिक स्वार्थ थे, इसलिए वे तेजी से निकट आए और फिर उनमें दैहिक संबंध बन गया। सुरेश आयु में काफ़ी बड़ा अवश्य था, किंतु बलवान और हुनरमंद था। यौनाचार में वह अंजू को आनंद की उन ऊंचाइयों पर ले जाता था जहाँ तक उसका पति कभी नहीं ले गया था। अतः वह तन मन से सुरेश की दीवानी हो गई। अंजू व सुरेश का अनैतिक संबंध निर्विघ्न चलता रहा। उनके रिश्ते में दिक्कत तब आई जब अंजू को गर्भ ठहर गया। अंजू ने यह बात सुरेश को बताई तो वह लापरवाही से बोला, सेक्स होने पर गर्भ ठहरना स्वाभाविक क्रिया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। कल फैक्ट्री से छुट्टी करके मेरे साथ चलना, एक सरकारी अस्पताल में मेरी पहचान है, तुम्हारा अबार्सन करा दूंगा। अबार्सन कराने से अंजू ने स्पष्ट मना कर दिया। बोली, यह हमारा पहला बच्चा है, इसे मैं नष्ट नहीं करूंगी और न दुनिया में इसे हरामी के तौर पर पैदा करूंगी। तुम मुझसे शादी करो और पत्नी के तौर पर अपने साथ रखो। सुरेश कबाब खाने का शौकीन था, हड्डी गले में लटकाना उसकी फितरत नहीं थी, अतः उसने शादी करने से मना कर दिया। कुछ दिन तक अंजू शादी के लिए सुरेश को मनाती रही। वह नहीं माना तो उसे दैहिक शोषण करके गर्भवती बनाने के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। धमकी से डरकर सुरेश शादी करने को राजी हो गया। 2-4 दिन में अंजू व सुरेश ने विवाह कर लिया। उसके बाद अंजू सुरेश के साथ साथ उसकी झुग्गी में रहने लगी। प्रसव काल पूरा होने के बाद अंजू ने बेटी को जन्म दिया। शादी के 2 साल बाद तक सुरेश फैक्ट्री में काम करता रहा। फिर नौकरी छोड़कर किसी माध्यम से वह सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की कार का ड्राइवर बन गया। उसी सांसद ने सुरेश को सर्वेंट क्वार्टर नंबर 152 आवंटित कराया था। समय आगे बढ़ा। सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए ही अंजू ने एक बेटी तथा एक बेटे को और जन्म दिया। परिवार बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा। अंजू को घर खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी, तो उसने 2 सांसदों के आवास में साफ सफाई करने तथा खाना पकाने की नौकरी कर ली। इससे परिवार का खर्च मज़े से चलने लगा। बच्चों की पढ़ाई तथा परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। इसी बीच सुरेश को कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने की धुन सवार हुई। लिहाजा उसने सांसद की नौकरी छोड़ दी और सट्टे की खाई बाड़ी करने लगा। अतः उसके घर पर सटोरियों तथा शराबियों की आवाजाही शुरू हो गई। सट्टे की कमाई से सुरेश बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। 7 जून को भी वह नशे में धुत होकर सोया पड़ा था कि कोई आकर उसका गला काट गया। प्रश्न यह था कि गला काटने वाला कौन था और उसने यह जघन्य अपराध किस कारण किया। शोएब फारूकी को अंजू व सुरेश के निजी जीवन की सूचनाएं तो काफ़ी मिल गई थी,
लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो कि छूट रहा था। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि अंजू देर रात तक सड़क पर टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात किया करती। सुहेब फारूकी चौंकने की वजह यह थी कि अंजू की कॉल डिटेल्स उनके पास थी। कॉल रिकॉर्ड में अंजू द्वारा की गई किसी लंबी कॉल का रिकॉर्ड उसमें नहीं था। सभी कॉल्स कम अवधि की थी। इसका तात्पर्य यह था कि अंजू के पास 2 फ़ोन थे। उस दूसरे फ़ोन की बाबत अंजू ने न पुलिस को बताया था, न फ़ोन दिखाया था, न ही नंबर नोट कराया था। सोहेब फारूकी ने अंजू से दोबारा पूछताछ की तो इस बार उसके पास छुपाने को कुछ नहीं था, अतः उसने बता दिया कि उसके पास एक अन्य फ़ोन भी है। अंजू ने वह फ़ोन सोहेब फारूकी को दिखाया और उसका नंबर भी नोट करा दिया। अपने पक्ष में अंजू ने यह भी बताया कि इमरजेंसी के लिए उसने यह मोबाइल खरीद कर रखा हुआ है। जब पहले मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है तब वह इस दूसरे सेल फ़ोन का उपयोग करती है। सोहेब फारूकी ने अंजू के दूसरे फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो यह देखकर चौंके कि उस फ़ोन से केवल एक नंबर पर बात की जाती थी। बात भी लंबी और दिन में कई बार होती थी। कभी कॉल आती थी, कभी कॉल की जाती थी। उक्त इकलौते नंबर धारक का नाम, पता तथा सीडीआर निकलवाई गई तो मालूम हुआ कि वह नंबर मेरठ निवासी शिवम ठाकुर का था। पिछले 3 से 5 महीने में उक्त नंबर पर अंजू द्वारा 1200 बार कॉल की गई थी। वे कॉल 10 से 50 मिनट की थी। अंजू के उसी सेल से एक अन्य मोबाइल पर कुछ बार बात की गई थी। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि वह नंबर शिवम के छोटे भाई आर्यन का था। शिवम व आर्यन संदिग्ध हुए तो स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने घटना के समय उनकी लोकेशन ट्रेस कराई। पता चला कि शिवम का फ़ोन मेरठ में था, जबकि आर्यन की लोकेशन साउथ एवेन्यू दिल्ली में की पाई गई। संजीव कुमार ने उक्त रिपोर्ट सुहेब फारूकी को दी तो उनके अधरों पर मुस्कान आ गई। अंजू का अपने और पड़ोसी के बच्चों को आइसक्रीम खिलाने 3 मूर्ति चौक का रहस्य भी फारूकी की समझ में आ गया। बच्चों को घर से दूर ले जाकर संभवतः अंजू ने ही कातिल का रास्ता साफ किया था। पड़ोसी के बच्चे उसके पक्ष में गवाही दें, इसलिए वह उन्हें भी साथ ले गई थी। पुलिस की जांच कहां तक पहुंच गई है और किस दिशा में जा रही है, जांच दल ने अंजू को भनक नहीं लगने दी। दूसरे ही दिन डीसीपी मधुर वर्मा ने एक टीम मेरठ रवाना कर दी। मोबाइल कंपनी से वह आर्यन का पता पुलिस ले चुकी थी। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस टीम सिविल लाइन मेरठ स्थित सर्किट हाउस के सर्वेंट क्वार्टर पहुंची। शिवम व आर्यन घर में नहीं थे। उनके पिता नरेंद्र ठाकुर से पुलिस की भेंट हुई। पूछताछ से मालूम हुआ कि नरेंद्र इलेक्ट्रीशियन था। सर्किट हाउस के जिस सर्वेंट क्वार्टर में नरेंद्र ठाकुर सब परिवार रहता था वह उसके ज्येष्ठ पुत्र को अलॉट था। शिवम व आर्यन के बारे में पूछताछ करने पर नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार बुढ़ारी में रहते हैं। उनके यहाँ वैवाहिक समारोह है, वह वहाँ गए हैं। 13 जून को अंजू ने दिवंगत पति की शोक सभा रखी थी। इसी शोक सभा में शिवम और आर्यन के मौजूद होने की जानकारी पुलिस को मिली। यह जानकारी उसी व्यक्ति ने दी जिसने घटना की रात उनको सुरेश के घर से निकलते देखा था। दोनों को थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्या का रहस्य खुलते देर नहीं लगी। सुरेश का पौरुष ढलता सूरज था और अंजू का यौवन हरा भरा। सुरेश की मर्दानगी को कुछ बुढ़ापे ने खोखला कर दिया था तो बहुत कुछ शराब की लत उसके पुरुषत्व को चाट गई। सुरेश अधिक मात्रा में मधुपान करके अतिरिक्त ऊर्जा एवं शक्ति जुटाता, फिर अंजू से संसर्ग करता था। उससे भी अंजू तृप्त नहीं हो पाती थी। दाम्पत्य में घुन तब लगा जब सुरेश नौकरी छोड़कर सट्टे के नाजायज कारोबार से जुड़ गया। सटोरिये घर आने लगे और देर रात तक घर पर शराब की महफिल भी जमने लगी। सुरेश के सटोरिये दोस्तों की घर में महफिल जमती तो उनके लिए चिप्स तलने, पकौड़े बनाने आदि का काम अंजू को करना पड़ता था। अंजू 2 घरों में काम करती थी, अपना घर तथा बच्चे संभालती थी, अतः थकी होती थी। ऐसे में पति उस दोस्तों के लिए पकौड़े आदि बनाने का हुक्म देता तो वह चिढ़ जाती।
एक दिन की बात हो तो कोई पति के दोस्तों का सत्कार करे, यहाँ तो रोज की बात थी। अंजू पति के आदेश की अवहेलना करती या किचन में घुसने से मना कर देती तो उसे सुरेश की डांट पड़ती। अपमान व पीड़ा से अंजू तब तिलमिला उठती जब नशे में सुरेश सटोरियों तथा पियक्कड़ मित्रों के सामने उसे गालियां देता तथा मारता पीटता था। अपनी बेबसी पर रोने सिसकने के अलावा अंजू कर भी क्या सकती थी। अंजू की इस दुखांत कथा में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन शिवम उसके घर आया। 24 वर्षीय शिवम इंटर पास था। विगत 3 वर्ष से वह हापुड़ रोड मेरठ स्थित गणपत मेडिकल स्टोर में नौकरी कर रहा था। उसका वेतन 10,000 रुपये प्रति माह था। शिवम शक्ल सूरत एवं कद काठी से साधारण युवक था तो उसकी एक आंख भी बचपन में खराब हो गई थी। अतः 5 वर्ष पूर्व परिजनों ने उसकी खराब आंख निकलवा कर उसके स्थान पर पत्थर की आंख लगवा दी थी। अपने इस दोष को छुपाने के लिए शिवम चश्मा लगाता था। आंख खराब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था, जबकि शिवम को विवाह का बहुत चाव था। उसकी उम्र भी इतनी हो गई थी कि जिस्म संगिनी की चाह में व्याकुल रहता था। सुरेश की सगी भांजी शिवम की माँ थी। इस रिश्ते से सुरेश शिवम का नाना लगता था और अंजू नानी। शिवम 2 दिन नाना नानी के घर रहा। उसने वहाँ का तनावपूर्ण माहौल देखा और अंजू की सिसकियाँ सुनी। उसके बहते आंसू देखे तो उसके मन में खुराफाती योजना पलने लगी। सोचा काना होने की वजह से मेरी शादी होने के दूर दूर तक चांस नहीं है। अंजू पति से दुखी है और अपने एकाकी जीवन से अंजू जैसी स्त्रियों के साथ सहानुभूति से पेश आया जाए तो वे पके आम की तरह गोद में आ गिरती हैं। रही बात रिश्ते की तो अंजू मेरी सगी नानी थोड़े है। उक्त विचार आते ही शिवम ने अंजू को लुभाने के उपाय आरंभ कर दिए। पहले उसके दिल के छालों पर हमदर्दी का फाहा लगाया, फिर सुरेश के खिलाफ उसे भड़काने लगा। सुरेश के प्रति अंजू के दिल में पहले से नफरत भरी, इसलिए शिवम को उसने अपना हितैषी मान लिया। अंजू को संतावना देने की आड़ में शिवम उसकी पीठ से नितंबों तक हाथ फिराने लगा। एक बार तो शिवम ने अंजू का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके ओठ चूम लिए। नानी, मैं हूं ना, मेरे होते तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंजू समझ गई कि ओठ चूमने वाला रिश्ते का उसका नाती नहीं, प्रेम के बंधन में बांधने को तैयार प्रेमी है। सुरेश से वह ऊबी हुई थी। शिवम के रूप में उसे भविष्य का सहारा नजर आया तो उसने भी शिवम के ओठ चूम लिए। प्रेम की अभिव्यक्ति दोनों ओर से हो गई। इसके कुछ दिनों बाद शिवम ने पुरानी दिल्ली के सस्ते होटल में अंजू को ले गया। वहाँ दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। 20 साल बड़े पति सुरेश की थकी बाहों में छटपटाने वाली अब स्वयं से 10 साल छोटे शिवम की बाहों में पिसी तो आनंद से भर उठी। अब यह सिलसिला बार बार चलने लगा। नानी और नाती के अवैध संबंध का राज ही बना रहे, इसके लिए अंजू ने एक फ़ोन और खरीद लिया। इस फ़ोन में केवल शिवम से बात करती थी। सुरेश और बच्चों तक को नहीं पता था कि अंजू के पास 2 फ़ोन हैं। सुरेश की शराब नोशी बढ़ती जा रही थी। उसी हिसाब से अंजू के प्रति हिंसक भी हो रहा था। रोज की प्रताड़ना से तंग आकर मार्च 2019 में अंजू ने कोई जहरीली चीज खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे उल्टियां होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवम को इस बात की खबर हुई तो वह दिल्ली आया और एकांत में अंजू से लिपट कर बहुत रोया। अंजू, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने ऐसा क्यों किया? जो बात पति को कहनी चाहिए थी वह प्रेमी कह रहा था। सुरेश ने तो अपने किए की उससे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। यही कारण था कि वह तड़प कर बोली, अब या तो सुरेश जिंदा रहेगा या मैं। नानी, तुम जिंदा रहोगी, नाना को मरना ही होगा। भावावेश में शिवम बोला। उसी दिन दोनों ने सुरेश की हत्या की योजना बना ली। इसके लिए वह मेरठ पहुंचकर अपने भाई आर्यन और अपने दोस्त अमन को सुरेश की हत्या के लिए तैयार किया। अमन डीजे चलाता था। केवल कुछ रुपयों के लिए हत्या करने को वह तैयार हो गया। 7 जून को अमन और आर्यन दिल्ली पहुंच गए। वहां सब्जी काटने वाला तेज धारदार चाकू भी खरीद लिया। रात 10 बजे के करीब सुरेश नशे में धुत होकर सो गया। अंजू ने डोरमेट के नीचे 2000 का नोट रखा। यह अमन के लिए एडवांस था।
फिर अपने बच्चों और पड़ोसियों के बच्चों को आइसक्रीम खिलाने तीन मूर्ति चौक ले गई। अंजू की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अमन और शिवम 5 मिनट में सर्वेंट क्वार्टर नंबर 152 में पहुंच गए। अमन ने डोरमेट के नीचे से 2000 का नोट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर दोनों अंदर गए। नशे में धुत सो रहे सुरेश का मुंह तकिया से अमन ने दबा दिया ताकि वह चीख ना सके। फिर मोरी गेट से खरीदी गई चाकू से सुरेश का गला रेत दिया। सुरेश मर गया। फिर अमन ने बाथरूम में छुरी और अपने हाथ धोए। 11 बजे तक दोनों वहां से निकल गए। संयोग से उनको निकलते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया। रात 3 बजे कश्मीरी गेट से दोनों बस में बैठकर मेरठ पहुंचे। दोनों के बयान के बाद पुलिस ने अंजू और आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया। आर्यन को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।